हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 43वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राजपूत हवेली। श्रीमती राजपूत रेहा की नज़र उतार रही थी। वहीं रेहा चुपचाप सीधी खड़ी होकर बस उसे हल्की हंसी आ रही थी। मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहा हंसना नहीं चाहिए, तुम पहली बार माँ बनने वाली हो और ऐसे में बहुत लोगों की नज़र लग जाती है, इसलिए मुझे तुम्हारी नज़र उतारने दो। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम आप कितनी बार मेरी नज़र उतारिएगा, सुबह से यह चौथी बार है जब आप मेरी नज़र उतार रही हैं। मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जितनी बार भी तुम्हारी नज़र उतारूं उतना कम है। वैसे भी तुम घर से बाहर जाने वाली हो और पता नहीं कितने लोगों की नज़र तुम्हें लगने वाली है। ऐसे में मुझे तुम्हारी नज़र उतारती चाहिए। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम हो गया ना, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। ये बोलते हुए रेहा जल्दी से राजपूत हवेली से बाहर निकल गई। वहीं अभिमान कार में बैठे रेहा का इंतजार कर रहा था और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान चलो जल्दी चलते हैं। रेहा जल्दी से कार में आकर बैठ गई हैं। ऑफिस के लिए हम दोनों बहुत लेट हो चुके हैं। ये सुनकर अभिमान कार ड्राइव करने लगा। खुराना इंडस्ट्रीज। सौम्या इस समय वैभव के केबिन में बैठी चारों तरफ देख रही थी। वही अचानक से वैभव के केबिन में बिना नॉक किया कोई आ गया। सौम्या ने सामने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं वैभव सर। जैसे ही उस लड़की की नज़र सौम्या पर पड़ी, वह लड़की गुस्से से सौम्या की तरफ आई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और सेओको के केबिन में उनकी चेयर पर क्या कर रही हो। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो और इस तरह के केबिन में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बॉस के केबिन में आने से पहले दरवाजे को खटखटाकर या आवाज देकर आना चाहिए। वह लड़की गुस्से से सौम्या के सामने आए और बोली, मैं वैभव सर की असिस्टेंट किरण हूँ और तुम कौन हो और बिना वैभव सर के इस केबिन में क्या कर रही हो। ये बोलते हुए उसने एक झटके में सौम्या का हाथ खींचकर उसे चेयर से उठाने की कोशिश की। वही सौम्या ने एक झटके में उसके हाथ को मरोड़कर उसके पीठ में लगाते हुए बोली, गलती से भी मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करना। मैं कोई आम की नहीं हूँ जिसकी तुम जैसी एक मामूली सी असिस्टेंट इंसल्ट करेगी और ऊंची आवाज में बात करेगी और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। ये बोलते हुए सौम्या ने उसे की को छोड़ा और उसे थोड़ा सा आगे धक्का दे दिया। धक्के लगने की वजह से किरण सीधे फर्श पर गिर गई। फर्श पर गिरने की वजह से किरण के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई। किरण गुस्से से फर्श पर से खड़ी हो गई और सौम्या के तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर फर्श पर गिराने की। सौम्या ने मुस्कुराते हुए किरण के सामने आते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऊंची आवाज में बात करने और मुझसे बदतमीजी करने की। अभी के अभी निकल इस केबिन से वरना धक्के मारकर तुम्हें इस केबिन से निकाल दूंगी। किरण ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें नहीं ने वाली हूँ। अभी के अभी इस ऑफिस से तुम्हें बाहर निकल फेंकूंगी। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, तो चलो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ सौम्या राजपूत। इससे आगे सौम्या कुछ बोल पाती तभी किरण ने गुस्से से कहा, इसका मतलब तुम अभिमान सर की बहन हो।
पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम वैभव सर के केबिन में आकर इस तरह केबिन में बैठी रहोगी। और किरण इतने जोरों से बात कर रही थी, मुझसे बदतमीजी करोगी सौम्या। और उन लोगों की चिल्लाने की आवाज बाहर भी जा रही थी। वही वंश अपने केबिन में काम कर रहा था। कोई दौड़ते हुए वंश के केबिन में आया और बोला, वंश सर, वैभव सर के केबिन से 2 लड़कियों के लड़ने की आवाज आ रही है। वंश ने जैसे ही यह बात सुनी उसे याद आया कि रणविजय अंकल ने उन्हें बताया था कि आज से सौम्या ऑफिस में काम करेगी और वही वैभव के केबिन में ही काम करेगी। ये याद आते ही वंश जल्दी से अपने केबिन से निकल गया और वैभव के केबिन की तरफ चला गया। वैभव के केबिन में किरण ने सौम्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, वैसे तुम जैसी डाउन मार्केट अजीब तरह के दिखने वाली लड़की सिर्फ अपने पैसों के दम पर ही यहाँ आ सकती है। तुम भले ही अभिमान सर की बहन हो, इस केबिन में और यहाँ पर नहीं रह सकती हो, क्या पता तुम यहाँ पर कुछ चोरी कर रही हो। ये सुनकर सौम्या ने एक थप्पड़ किरण के गाल पर मारते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे डाउन मार्केट बोलने की, और मैं यहाँ चोरी करूँगी, वो भी वैभव के केबिन में। यू आर लॉस्ट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर किरण ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके में फर्श पर गिरने की कोशिश की। तभी वंश तेजी से सौम्या के पास आया और सौम्या के गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। सौम्या के हाथ जल्दी से सौम्या के पेट पर चले गए। वहीं वंश ने सौम्या को गले लगाते हुए कहा, सौम्या तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सौम्या सही से खड़ी होते हुए बोली, वंश मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर अभी तुम नहीं आते तो धक्का लगने से पता नहीं मेरा क्या होता। ये सुनकर किरण ने गुस्से में कहा, वंश सर, यह कि कब से वैभव सर के केबिन में बैठी हुई है और मेरे निकल जाने बोलने के बाद भी नहीं निकली है। मुझे थप्पड़ भी मारा है और इसमें मुझे धक्का भी दिया है। वंश ने सौम्या को आराम से साइड में खड़े होने के लिए कहा और किरण की तरफ जाते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी हुई कैसे हुई सौम्या को धक्का देने की? अगर अभी तुम्हारी वजह से सौम्या गिर जाती तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा मैं क्या हाल करता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उससे बदतमीजी करने की? वंश के इतने जोर से चिल्लाने और थप्पड़ मारने की वजह से किरण बहुत ज्यादा डर गई थी। किरण के होठों से खून निकल रहा था। किरण ने रोते हुए कहा, पर सर मैंने क्या किया है? वंश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये सुनकर किरण ने कहा, मुझे पता है, यह अभिमान राजपूत की बहन है। वंश अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, लगता है तुम्हें नहीं पता है कि ये वैभव खुराना की पत्नी है। ये सुनकर तो अब किरण हैरानी से सौम्या की तरफ देखने लगी, जो अपना पेट पड़कर साइड में खड़ी थी। अगर आज तुम्हारी वजह से सौम्या को एक भी खरोच भी लग जाती ना, तो सच कहता हूँ मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें जान से मारने में। ये बोलते हुए वंश सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? वही सौम्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से बेहोश हो गई। वंश ने सौम्या को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और सोफे पर लिटाते हुए बोला, सौम्या प्लीज होश में आ जाओ, सौम्या प्लीज होश में आ जाओ। पर सौम्या होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर तो किरण की हालत की खराब हो गई। किरण ने अपने मन में कहा, नहीं, अगर इसकी को कुछ हो गया तो वंश सर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे सच में जान से मार देंगे। ये बोलते हुए किरण जैसे ही उस रूम से बाहर जाने वाली थी,
वंश की एक जोरदार आवाज आई, अगर इस केबिन से अपने कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर तो अब किरण की जान ही निकली जा रही थी। किरण वहीं पर खड़ी थी और रोते हुए बोली, वंश मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इनके साथ बदतमीजी की है और प्लीज मुझे जान से मत मारिए। वंश ने गुस्से से कहा, चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो। ये सुनकर वह की वहीं पर खड़ी रह गई। वंश ने चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट को आवाज दी। असिस्टेंट दौड़ता हुआ वैभव के केबिन में आ गया। वंश ने चिल्लाते हुए कहा, जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को बुलाओ, सौम्या बेहोश हो गई है। ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगा। वही वंश बार बार सौम्या की सर को सहलाते हुए बोल रहा था, सौम्या प्लीज होश में आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे भाई का क्या होगा। प्लीज सौम्या होश में आ जाओ। पर सौम्या होश में नहीं आ रही थी। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर आ गई और सौम्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप उनके पति हो? ये सुनकर वंश ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मैं इनका पति नहीं हूँ, बल्कि उनकी छोटी बहन का पति हूँ और उनके पति का भाई हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ने अपना गर्दन हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है मैं इनका चेकअप करती हूँ। ये बोलता हुए डॉक्टर सौम्या का चेकअप करने लगी। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, घबराने वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा होते रहता है, अक्सर चक्कर आते हैं और करना चाहिए, इंसान बेहोश हो जाता है, आपको इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वंश ने कहा, ठीक है डॉक्टर अब आप जा सकती है। ये सुनकर डॉक्टर केबिन से चली गई। वहीं वह की अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। वंश ने गुस्से से किरण के पास गया और उसके हाथों को जोर से पकड़कर पीछे की तरफ घुमाते हुए गुस्से में बोला, अगर आज तुम्हारी वजह से सौम्या या उसके बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं सच कह रहा हूँ किरण, तुम्हें इतना तड़पा कर मारता ना कि तुम खुद को भी खुद पहचान नहीं पाती और मुझसे मौत की भीख मांगती। किरण को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। किरण ने रोते हुए कहा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो वैभव सर की पत्नी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए किरण बहुत जोर से रो रही थी। वंश ने गुस्से से उसे धक्का देते हुए कहा, आज से तुम मुझे आज से इस कंपनी के आसपास कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। अगर इस कंपनी के आसपास में तुम मुझे दिखाई दी तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर किरण ने रोते हुए कहा, सर मैं वादा करती हूँ आज से मैं आप लोगों के आसपास भी नहीं आऊंगी। ये बोलते हुए किरण दौड़ते में रूम से भाग गई। राजपूत इंडस्ट्रीज। अभिमान अपने केबिन में काम कर रहा था। वही अभिमान हर आधे घंटे में बार बार रेहा के पास जाकर रेहा को और खाने के लिए पूछते हुए देखकर ऑफिस की सारी लड़कियां चेक कर रहा था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, यार यह रेहा कितनी ज्यादा लकी है, अभिमान सर बार बार आकर इसके बारे में पूछते रहते हैं और इसका कितना ख्याल रखते हैं। ये सुनकर दूसरी की ने कहा, आखिर रखेगी भी क्यों नहीं, आखिर वो उनकी पत्नी है और ऊपर से वैभव खुराना की इकलौती बहन है। वैभव खुराना और अभिमान सर बचपन के दोस्त हैं और वैभव सर बहुत ही ज्यादा अमीर है और हमारी कंपनी में पार्टनर भी है। ये सुनकर पहली की ने कहा, वैसे तुम सही बोल रही हो, रेहा की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
कहाँ कुछ साल पहले रेहा बहुत ज्यादा गरीबों की जिंदगी में थी। फिर उसकी अचानक से अभिमान राजपूत उसकी शादी हो गई और कहाँ से पता नहीं वैभव खुराना आ गया, जो उसका भाई है। सच में वह बहुत ज्यादा लकी है। ये बोलते हुए सभी लड़कियां बस रेहा को देख रही थी। अभिमान के केबिन में रेहा गुस्से से अभिमान के केबिन के अंदर चली गई और गुस्से से बोली, अभिमान ये क्या तरीका है? हर कुछ देर में तुम आकर बार बार मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, और भला आधे आधे घंटे में किसे भूख लगती है? ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए रेहा को अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, तुमने नहीं देखा है क्या? मुझे बोलती है कि उसे प्रेगनेंसी में दिव्या हर कुछ ना कुछ देर पर कुछ ना कुछ खाते रहती है और ज्यादा भूख लगती है, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी बहुत भूख लगी होगी। ये सुनकर रेहा ने गुस्से से कहा, अभी तो मेरा पहला महीना ही चल रहा है और रही दिव्या की बात तो उसके 8वां महीना शुरू हो चुका है, तो उसका इतना खाना इतना भूख लगना सही है, पर मेरे लिए ये ठीक नहीं है। और बस भी करो अभिमान, तुम्हारे बार बार आने से पता है वह सारी लड़कियां और ऑफिस के सारे लोग मुझे बार बार अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया का काम ही होता है प्यार करने वाले लोगों को देखकर जलन करना। ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा की होठों पर अपने होंठ रखती है और उसे किस करने लगा। वही रेहा के हाथ अभिमान की कंधे पर चले गए। रेहा अभिमान को किस कर रही थी। करीब 10 मिनट की किस के बाद रेहा अभिमान से दूर होते हुए बोली, अभिमान वह तुम्हारी असिस्टेंट है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब मुझे लगता है कि तुम पर लाइन मारने की कोशिश करते रहती है। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए रेहा के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, क्या हुआ रेहा, तुम्हें जलन हो रही है क्या? ये सुनकर रेहा ने कहा, अभिमान तुम्हें पता है, कुछ देर पहले जब वह तुम्हारे कमरे में आई थी तो जानबूझकर उसने अपनी तरफ की ऊपर के 2 बटन खोल कर आई थी, जिससे वह तुम्हें सेड्यूस कर सके। इटली में वैभव अपने मैंशन में बैठा कुछ फाइलों को चेक कर रहा था, तभी समर तेजी से वैभव के हॉल में आया और चिल्लाते हुए बोला, सर हम पर अटैक हो गया है। ये सुनकर वैभव ने हैरानी से कहा, अगर अटैक हुआ है तो मुझे गोलियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ये सुनकर समर ने कहा, सर उन्होंने गोलियों के आगे बंदूक के आगे साइलेंसर लगा रखा है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं यहाँ से क्यों भागूं? बल्कि मुझे तो उन लोगों को जान से मारना चाहिए जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर समर गुस्से में कहा, वैभव सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वह लोग आपको मारना चाहते हैं। और इसके आगे समर कुछ बोल पाता तभी एक गोली समर के पीठ में लग गई। समर जमीन पर गिर गया। वैभव अपने सामने देखा तो उसके सामने चारों तरफ बहुत सारे आदमियों ने वैभव को घेर रखा था। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर कौन हो तुम लोग, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तभी एक आदमी वैभव के सामने आया जिसके चेहरे पर मास्क था। वैभव ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अपना चेहरा तो इस मास्क के पीछे छुपकर बैठे हुए हो और वैभव खुराना को मारने आ गए। क्या इतना आसान लगता है मुझे मारना? जो कोई भी आएगा और मुझे मार देगा। ये सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है वैभव खुराना ब्लैक किंग तुम्हें मार नहीं पाएगा? ये सुनकर वैभव ने कहा, तुम्हारी आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे सुनी हुई है।
वैभव ने तेजी से अपनी बंदूक निकलकर चारों तरफ फायर करने लगा। वैभव छिप छिप कर इधर उधर कर गोली चला रहा था, पर वैभव का ध्यान बार बार उस इंसान की आवाज की तरफ जा रहा था। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे मैंने पहले भी सुन चुका हूँ। वही अभी तक समर बेहोश हो चुका था। वैभव ने समर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे खुद को बचाने के साथ साथ समर को भी बचना होगा। ये बोलते हुए वैभव इधर से उधर भाग रहा था। वैभव उस विला से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। वहीं करीब 10 मिनट बाद वैभव की गाड़ी को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया। वैभव गुस्से से अपने कार से बाहर आ गया और बोला, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हें मारना चाहते हैं। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है अगर आज से 7वें दिन में इंडिया नहीं पहुंचा तो अभिमान राजपूत खुद यहाँ आ जाएगा और उसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वह तुम सबकी जान ले लेगा। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अभिमान राजपूत मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरी पत्नी का भाई भी है और वह अपनी बहन के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तभी उस ब्लैक मास वाले ने अपने चेहरे मास्क से हटाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 7वें दिन उसके पास वैभव खुराना पहुंचकर ही रहेगा। वैभव ने जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखा, वैभव हैरान हो गया। तभी उस इंसान ने वैभव को लगातार गोलियां चलाने लगा। वैभव को गोली लग गई। वैभव जमीन पर खून में लटपट था। तभी वैभव ने धीरे से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये बोलते हुए वैभव वहीं पर बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद सौम्या ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वंश सौम्या के पास कॉफी लेकर आया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो तुम? सौम्या ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम कैसे हो? वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या तुम्हारी वैभव से कोई बात हुई है? ये सुनकर सौम्या ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, तुम्हें पता है ना, एक हफ्ते से मेरी और वैभव की कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं उसने मुझे कॉल किया और ना ही उसका कोई मैसेज आया है। मैंने उसे कई बार कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर वंश ने कहा, वैसे आज 8 दिन हो चुके हैं वैभव को गए हुए। आज के दिन वैभव को इंडिया वापस आ जाना चाहिए था। सौम्या ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान भाई इटली जा रहे हैं। ये सुनकर वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्या सोच रही हो, वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाए? सौम्या ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, भाई ने मुझे साथ ले जाने से मना किया है और ऊपर से ऑफिस का इतना सारा काम दे रखा है, तो मैं इटली नहीं जाने वाली हूँ। तभी सौम्या के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा। सौम्या ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो रणविजय का कॉल था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, डैड क्या हुआ, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? रणविजय ने थोड़ी घबराए आवाज में कहा, सौम्या तुम कहाँ हो? अभी के अभी घर आ जाओ। रणविजय की घबराए आवाज सुनकर सौम्या ने डर के मारे अपने चेयर से खड़ी होते हुए बोली, डैड क्या हुआ है, आप इतनी अजीब साउंड क्यों कर रहे हो? रणविजय ने गुस्से में कहा, सौम्या तुम इसी समय घर वापस आ जाओ। ये सुनकर सौम्या ने कहा, ठीक है डैड मैं आ रही हूँ। ये बोलकर सौम्या ने फ़ोन कट कर दिया। वही वंश ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या क्या हुआ है, अंकल तुम्हें इस समय घर क्यों बुला रहे हैं? सौम्या ने अजीब तरह से वंश की तरफ देखते हुए कहा,
पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वंश ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम अकेली कार ड्राइव नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर सौम्या ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और वंश के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर खुराना मिशन के लिए निकल गई। करीब 30 मिनट बाद वंश और सौम्या दोनों खुराना मैंशन पहुंच चुके थे। वंश ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या 5 मिनट से देख रहा हूँ तुम गाड़ी से निकल ही नहीं रही हो। सौम्या की आंखों में आंसू देखकर वंश ने कहा, क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? सौम्या ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? ये सुनकर वंश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। ये बोलकर वंश ने सौम्या को कार से बाहर निकाला और उसके साथ खुराना मैंशन के अंदर चला गया। वंश और सौम्या जैसे ही अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि सोफे पर रणविजय बहुत आराम से बैठा हुआ था। सौम्या ने गुस्से में कहा, डैड आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर आपने मुझे इस तरह टेंशन में फ़ोन क्यों किया था? तभी रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें जिसका इंतजार था वो वापस आ गया है। ये सुनकर सौम्या ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में रणविजय ने अपना हाथ किया था। सौम्या ने जैसे ही उस दिशा में देखा तो उस दिशा में वैभव बैठा हुआ था। ये देखकर सौम्या खुश हो गई और मुस्कुराते हुए कर वैभव के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, झूठे कहीं कि तुमने बोला था तुम 7 दिन में वापस आ जाओगे और आज 8 दिन हो गए और अब वापस आ रहे हो। सौम्या ने जैसे ही वैभव को देखा दौड़ते हुए वैभव के पास जाकर उसे गले लगाकर बोली, वैभव मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर वैभव में सौम्या के सर को सहलाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया सौम्या। वैभव के मुंह से अपना नाम सुनकर सौम्या को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, पर सौम्या ने बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं वंश ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आप भी ना आप सीधे से बता सकते थे कि वैभव आया है, इस तरह हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी था मैं कितना डर गया था कि पता नहीं क्या हुआ है, जिस वजह से आप सौम्या को इस तरह से बुला रहे हो। ये सुनकर रणविजय ने कहा, सरप्राइज था इसलिए उसे इस तरह बुलाना पड़ा। ये सुनकर वंश बस मुस्कुरा दिया। वंश ने वैभव के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, वेलकम बैक वैभव। लेकिन वैभव को वंश के गले लगाते हुए वैभव के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वही दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, रात होने वाली है, अब मैं तुमसे सुबह कंपनी में मिलता हूँ। ये सुनकर वैभव ने बस अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वंश वहाँ से चला गया। राजपूत हवेली। आयुष ने हाल में रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा क्या तुम्हें सुहाना कहाँ नजर आ रही है? ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सुहाना नजर नहीं आ रही है तो मुझे कहाँ से नजर आएगी? ये सुनकर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार हमारी लड़ाई क्या हुई थी? वो 1 हफ्ते से मुझे छिपते फिर रही है, पता नहीं कब मेरे पास आएगी। ये सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष अगर ऐसे ही चलता रहना तो भूल जाए कि वह तेरे कभी करीब जाने वाली है। ये सुनकर आयुष ने एक सेब उठकर दिव्या के मुंह में डालते हुए बोला, तुम बस खाना ही खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ये बोलते हुए आयुष दौड़ते हुए सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। आयुष अपने कमरे में गया तो कमरे का लाइट ऑफ था। उस कमरे अंधेरा आ गया और लाइट ऑन करते ही उसकी नज़र सुहाना पर, जिसने इस समय लाल साड़ी पहन रखी थी, जो सुहाना पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
आयुष ने सुहाना को जैसे ही इस तरह देखा उसके तो होश ही उड़ गए। आयुष धीरे धीरे सुहाना के पास आया और बोला, क्या ये तुम ही हो? सुहाना ने आयुष के कंधे पर अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसके कान के पीछे अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या कोई शक है कि यह मैं हूँ आयुष? ये बोलते हुए सुहाना ने आयुष के कान पर हल्का सा बाइट किया। सुहाना के इस तरह से बाइट करने से आयुष के पूरे शरीर में एक झंझनाहट से महसूस हुई। आयुष ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, सुहाना मुझे पाना बंद करो। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है अभी मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना हूँ। सुहाना ने मुस्कुराते हुए आयुष की तरफ देखकर कहा, तुम्हें रोका किसने है? ये बोलते हुए सुहाना ने अपने होठों को आयुष के होठों पर रख दिए। आयुष भी सुहाना को किस करने लगा। करीब 10 मिनट के किस के बाद आयुष ने सुहाना को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेकर आ गया। सुहाना ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, आयुष ने पूरी तरह से तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी आई है, पर यह बात तो सच है कि हम दोनों एक दूसरे से जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर आयुष बस मुस्कुरा दिया और सुहाना के होठों पर अपने होंठ रख दिया। सुहाना का ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा डीप था, सुहाना के क्लीवेज दिख रहे थे। आयुष ने सुहाना के क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, सच में आज से पहले अगर मैं तुम्हें ऐसे देखा तो सच में पागल हो जाता। ये सुनकर सुहाना पलट गई है। आयुष ने सुहाना की गोरी पीठ पर अपने होंठ के निशान ना शुरू कर दिए। सुहाना की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। सुहाना के हाथ बेड के चादर में कस गए। सुहाना ने धीरे से कहा, आई कांट कंट्रोल। आयुष ने अपने मुंह से सुहाना के ब्लाउज की डोरी को खोल दिया और उसके पीठ पर हर जगह किस करने लगा। सुहाना का ब्लाउज बहुत ढीला हो गया था। आयुष ने अपने हाथ से उसका ब्लाउज उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके पूरे सीने पर किस और बाइट करने लगा। सुहाना का अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सुहाना के पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। सुहाना ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आयुष मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हें खुद में फिल करना चाहती हूँ। ये सुनकर आयुष ने धीरे धीरे करके सुहाना के सारे कपड़े रिमूव करके अपने भी कपड़े रिमूव करके सोफे की तरफ फेंकता हुआ उसके ऊपर आते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो रही हो। आयुष ने सुहाना की चेहरे के तरफ देखते हुए कहा, आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए तुम्हें बहुत पेन होने वाला है। घर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम दर्द हो। ये सुनकर सुहाना ने अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दी। आयुष ने अचानक से सुहाना को अपने आगोश में भर लिया। सुहाना की एक जोरदार चीख निकल गई। आयुष ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। आयुष बहुत ज़्यादा सॉफ्टली सुहाना के साथ बिहेव कर रहा था। सुहाना की आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। करीब 10 मिनट बाद आयुष ने सुहाना के होठों से अपने होंठ अलग किया और उसके गले पर किस करते हुए बोला, तुम ठीक हो ना सुहाना? सुहाना ने हल्का दर्द बड़ी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। आयुष बस इसी तरह सॉफ्टली करो क्योंकि मैं ज़्यादा तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर आयुष मुस्कुरा दिया और सुहाना की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। सुहाना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। आज मैं पूरी तरह उस इंसान की हो गई
जिससे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर आयुष ने धीरे से सुहाना के कान में कहा, आखिर आज मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ही ली, आज से हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं पूरी तरह से। ये सुनकर सुहाना के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वहीं आयुष पूरी रात बस सुहाना को इसी तरह अपने प्यार का एहसास दिलाते रहा है। सुहाना की हल्की हल्की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजपूत हवेली। अगली सुबह राजपूत हवेली पूरी तरह से सज चुका था। रेहा इधर से उधर काम कर रही थी। मिसेज राजपूत ने रेहा की तरफ देखकर कहा, रेहा, घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें इतनी कम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम, आज दिव्या और वंशिका की गोद भराई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो भला मैं सारी तैयारी अपने हाथों से क्यों ना करूँ। ये सुनकर मिसेज राजपूत कुछ बोल पाती, तभी अभिमान ने कहा, रेहा बस भी करो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अभिमान रेहा को सोफे पर बैठा दिया और सोफे पर बैठी रहती हो, जरा इसे भी समझाओ, दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, पूरे दिन तो। ये सुनकर दिव्या ने गुस्से से अभिमान को देखते हुए कहा, अभिमान, क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो। अभिमान ने दिव्या की बातों को इग्नोर किया और रेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी यही बैठी रहो, घर का जो काम है सारे नौकर कर लेंगे और मोम सब कुछ देख लेगी। ये बोलते हुए अभिमान मिसेज राजपूत की तरफ चला गया। अचानक से राजपूत हवेली के बाहर बहुत ज्यादा ढोल बजने लगे। ढोल की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां आर्यन और शिखा अंदर की तरफ आ रहे थे। आर्यन को देखकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन भाई, फाइनली आप आ गए। आर्यन दिव्या के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, आज तुम्हारी और वंशिका की गोद भराए है तो मैं कैसे नहीं आता। ये सुनकर दिव्या मुस्कुरा दी। वही शिखा ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो। ये सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छी हो। अभिमान ने आर्यन को देखकर एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं अब वैभव का क्या होने वाला है। जब वैभव इसे यहाँ पर दिखेगा और अगर इसने गलती से भी सौम्या से बात करने की कोशिश की तो कहीं वैभव इसे जान से ही ना मार दे। ये सोचते हुए अभिमान बेचारा वाला चेहरा बनाते हुए आर्यन की तरफ देख रहा था। वही आर्यन ने अभिमान को इग्नोर करते हुए रेहा के पास जाकर बोला, कैसी हो रेहा। रेहा ने मुस्कुराते हुए आर्यन और शिखा की तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे आगे रेहा कुछ और बोल पाती, तभी पीछे से वंश और वंशिका और उसका पूरा परिवार आ गया। आर्यन ने जैसे ही वंशिका को देखा मुस्कुराते हुए वंशिका के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, मेरी छोटी बहन कैसी है। वंशिका ने मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई। मिसेज राजपूत ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग सभी सोफे पर बैठ जाए और वंशिका और दिव्या तुम दोनों चलो झूले पर बैठ जाओ, अब गोद भराई की रस्म स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए गोद भराई के लिए झूले पर बैठ गई। झूला देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ फूलों से डेकोरेट हुआ था। दिव्या ने वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, एक बात सही है वंशिका, तुम अपने चेहरे पर कभी भी जलन की भावना को छुपा नहीं पाती हो। ये सुनकर वंशिका ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में दिव्या बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं इतनी स्मार्ट नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है।
राजपूत परिवार को इतना बर्बाद कर पाती। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और तुम भी सब कुछ भूल जाओ और बार बार इस बात को लेकर अपसेट होना बंद कर दो कि आर्यन भाई मेरे ज्यादा करीब है या तुम्हारे। ये सुनकर वंशिका चुप हो गई। वहीं सीखा और आर्यन सोफे पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगी। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आर्यन सच में ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए शिखा की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी गोद भराई भी यहीं पर हो जाएगी। ये सुनकर शिखा ने कहा, नहीं आर्यन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये घर बहुत ही ज्यादा प्यार है। मिसेज राजपूत ने दिव्या और वंशिका की गोद भराई की सारी रस्म कर दी। फिर वंश की मां ने भी दिव्या और वंशिका की गोद भाई की रस्म पर एक एक कर सभी रस्म कर रहे थे। तभी वैभव और सौम्या आ गए। सौम्या को देख आर्यन के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह आर्यन सच में बुरा फंसने वाला है। अगर शिखा ने देख लिया कि ये सौम्या को देख रहा है तो अभी खड़े खड़े इसका तलाक हो जाएगा। वैभव मुस्कुराते हुए अभिमान के पास आया और से गले लगाते हुए बोला, कैसे हो अभिमान? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इटली वाले सारे काम का क्या हुआ? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा मामला मैंने हैंडल कर लिया है। वैभव की इस बात को सुनकर अभिमान को थोड़ा अजीब लगा, पर अभिमान ने इस बार को इग्नोर करते हुए सौम्या के पास जाकर बोला, तुम कैसी हो? सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब वैभव आ गए हैं तो मैं 100% खुश हूँ। वही दिव्या ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा गोद भराई में सारी पसंद की चीज होती है, पर यहाँ पर आइसक्रीम नहीं है। तुम कोल्ड रूम से जाकर आइसक्रीम लेकर आओ या किसी नौकर को बोलो यहाँ आइसक्रीम लाने के लिए, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर रेहा ने कहा, ठीक है मैं किसी को बोलकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगा देती हूँ। ये बोलकर रेहा वहां से सीधे पीछे की एरिया की तरफ चली गई। वहीं रेहा का कोई पीछा कर रहा था। रेहा को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, रेहा ने पीछे देखा पर वहां कोई नहीं रहा था। रेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रेहा तुझे कुछ ज्यादा ही गलतफहमी होने लगी है। ये बोलते हुए रेहा आइसक्रीम लेने के लिए कोल्ड रूम में चली गई। रेहा ने आइसक्रीम का बड़ा डब्बा उठाया और जैसे ही पीछे मुड़ी यह हैरान हो गई, क्योंकि जो दरवाजा अभी रेहा खोल कर आई थी वह दरवाजा बंद था। रेहा के हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर गई। रेहा जल्दी से दरवाजे के पास गई और खटखटाते हुए बोली, कौन है? किसने मुझे यहाँ बंद किया है? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। पर बाहर एक मास्क पहना इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम मरने वाली हो रेहा। रेहा की हालत ठंड से बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। रेहा ने अपने दुपट्टे से अपने आप को पूरी तरह से कवर लिया और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे कोई खोलो, प्लीज कोई मुझे बाहर निकलो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। रेहा ने अपने आसपास देखा पर उसे अपना फोन भी नहीं मिल रहा था। रेहा अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, फोन तो यहीं पर था, फोन कहाँ गया? ये बोलते हुए रेहा अपना फोन खोजने लगी। अभिमान हाल में चारों तरफ रेहा को खोज रहा था, पर उसे रेहा कहीं नहीं मिल रही थी। अभिमान ने वैभव की तरफ देखकर कहा, वैभव क्या तुमने रेहा को देखा है? वैभव ने हाल में चारों तरफ देखते हुए कहा, नहीं अभिमान, मैं जब से आया हूँ तब से मैंने रेहा को तो नहीं देखा है।
ये सुनकर अभिमान दिव्या के पास गया और धीरे से बोला, दिव्या क्या तुमने रेहा को देखा है? दिव्या ने हॉल में चारों तरफ देखते हुए कहा, अभिमान आधे घंटे पहले मैंने रेहा को कोल्ड रूम से आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, पर वह अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बोलते हुए अभिमान दौड़ते हुए कोल्ड रूम की तरफ चला गया। अभिमान कोल्ड रूम के पास गया तो उसने देखा कि कोल्ड रूम में ताला लगा हुआ है। अभिमान ने रेहा को आवाज देते हुए कहा, रेहा क्या तुम अंदर हो? पर रेहा कुछ बोल नहीं रही थी। अभिमान ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाला और ताला पर मार दिया। ताला टूटते ही अभिमान जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो उसने देखा कि रेहा बोल्ड रूम में फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। अभिमान ने जल्दी से रेहा को अपनी गोद में उठाया और उसे रूम से लेकर निकल गया। अभिमान दौड़ते हुए हाल में आया। जैसे ही सभी की नज़र रेहा पर पड़ी सभी हैरान हो गए थे। वैभव और मिसेज राजपूत दौड़ते हुए रेहा के पास आए और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान रेहा को क्या हुआ है? अभिमान ने गुस्से से कहा, किसी ने जानबूझकर रेहा को कोल्ड रूम में बंद कर दिया था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये बोलते हुए अभिमान रेहा को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वही रेहा की ऐसी हालत देखकर जहां बहुत ज्यादा सभी परेशान थे, वहीं वैभव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी जो किसी ने नहीं नोटिस की, पर आर्यन वैभव को ही देख रहा था। आर्यन ने अपने मन में कहा, रेहा इसकी बहन की हालत इतनी खराब है और यह वैभव स्माइल क्यों कर रहा है? शिखा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन ये बार बार सौम्या को देखना बंद करो। आर्यन ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा, शिखा मैं वैभव को देख रहा हूँ, तुम्हें पता है रेहा और वैभव दोनों भाई बहन हैं। रेहा की ऐसी हालत है और खड़ा कैसे है? इसे तो अभिमान के साथ जाना चाहिए था। ये वैभव इतना आराम से यहाँ। ये सुनकर शिखा ने कहा, वैसे यह बात तो सच में बहुत अजीब है। सौम्या दौड़ते हुए सीढ़ियों से रेहा के कमरे की तरफ चली गई। सौम्या जैसे ही कमरे में पहुंची, अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, भाई रेहा की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इस गर्मी की ज़रूरत है। आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर कंबल डालिए। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और रेहा के ऊपर जल्दी से कंबल डालने लगा। वहीं करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर आ गई और रेहा का चेकअप करने लगी। डॉक्टर ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, आप रूम में हीटर ऑन कर दीजिए। अभिमान ने जल्दी से हीटर ऑन कर दिया। वहीं अभिमान रेहा की एक हाथ को मल रहा था और दूसरे हाथ को सौम्या मल हुए बोल रही थी, रेहा प्लीज होश में आ जाओ। वहीं रेहा होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने अभिमान और सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ देर में होश में आ जाएगी। ध्यान रखिए कि बस उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए इसी तरह से रूम का हीटर ऑन रखिए और इन्हें ज़्यादा ठंडा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा। ये बोलते हुए डॉक्टर रूम से बाहर निकल गई। वहीं वैभव जल्दी से कमरे के अंदर आया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान ये सब कैसे हो गया? अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या ने इस आइसक्रीम लाने के लिए भेजा था और वहीं पर किसी ने इसे बंद कर दिया था और तुम्हें तो पता है ना कि रेहा को बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। ये सुनकर वैभव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा,
रेहा जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अभिमान तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वहीं अभिमान का फोन बजने लगा। अभिमान ने अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अभिमान ने फोन रिसीव किया और डमे जाते हुए बोला, समर तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? दूसरी तरफ से समर ने दर्द भरी आवाज में कहा, सर वह वैभव सर, वह इतना ही बोल पाया था कि तभी वैभव ने अभिमान की तरफ आते हुए कहा, क्या हुआ अभिमान, किसका कॉल है? अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, समर का कॉल है। ये बोलते हुए अभिमान ने अपना फोन वैभव की तरफ दे दिया और खुद रेहा के पास चला गया। जैसे ही समर ने वैभव की आवाज सुनी, समर ने जल्दी से फोन कट कर दिया और हैरानी से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? वैभव सर इंडिया में कैसे हो सकते हैं? ये बोलते हुए समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वैभव ने अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए कहा, जल्द से जल्द समर की लोकेशन को ट्रेस करो। समर ने अभी अभिमान को कॉल किया था। उसकी लाइव लोकेशन का पता लगाओ और उसे जल्द से जल्द पकड़ लो। ये सुनकर दूसरी तरफ से बस हाँ का जवाब आया और वैभव ने फोन कट कर दिया। अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ समर, क्या बोल रहा था? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस समर कुछ दिन के लिए अपने शहर जा रहा है। बस यही बताने के लिए कॉल कर रहा था कि वहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो शायद फ़ोन करने में या फ़ोन उठाने में समय लग सकता है, या कुछ दिनों के लिए उससे बात नहीं हो सकती है। बस यही इन्फॉर्म करने के लिए उसने कॉल किया था। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए रेहा की तरफ देखते हुए बोला, रेहा प्लीज होश में आ जाओ और आखिर कितना मुझे परेशान करने वाली हो। नीचे हॉल में गोद भराई की सारी रस्में हो चुकी थी। एक एक करके सारे गेस्ट जा चुके थे। वहीं दिव्या ने रोते हुए कहा, भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तो बस रेहा को कहा था कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। मुझे नहीं पता कि उसे रूम में किसने बंद कर दिया। ये सुनकर आर्यन ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है दिव्या, यहाँ सबको पता है कि तुम रेहा को नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो। कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है और सर को सहला रहा था, प्लीज रोना बंद करो। ये बोलते हुए आर्यन दिव्या के वही आर्यन और दिव्या को इतने अच्छे से बात करते देखा और एक दूसरे की केयर करते देख वंशिका की आंखों में आंसू आ गए। वंश ने वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दिव्या और आर्यन को इस तरह से देखकर रोना क्यों आ रहा है? और दिव्या को एक वंशिका ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं आर्यन भाई साथ देखती हूँ मुझे एहसास होता है कि शायद बचपन से लेकर आज तक भाई दिव्या ही उनके सबसे ज्यादा करीब रही है। ये सुनकर वंश ने कहा, ये बात तो सच है, भले ही तुम आर्यन की सगी बहन हो, पर आर्यन और दिव्या पिछले 20 सालों से एक साथ है। और क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि दिव्या की हालत कितनी खराब है? ये सुनकर वंशिका ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो, मैं ही पागल हूँ जो इस बात की उम्मीद करती हूँ कि शायद कोई ऐसा हो जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे। ये बोलते हुए वंशिका किचन की तरफ चली गई। अभिमान के रूम में आर्यन अभिमान के रूम में आते हुए बोला, अभिमान कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन सब के पीछे दिव्या है? ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि दिव्या रेहा को मारना चाहती है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आर्यन की इन
सबके लिए मैं दिव्या को जिम्मेदार ठहराने वाला हूँ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। नीचे दिव्या का रो रो के बुरा हाल हो गया है। उसे लग रहा है कि तुम यही सोच रहे हो कि अगर दिव्या ने रेहा को आइसक्रीम लाने के लिए नहीं भेजी होती तो उसके साथ यह सब कुछ नहीं होता, या तुम्हें ये लग रहा है कि दिव्या अभी तक नहीं बदली है और वह रेहा को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जैसा उसने 2 साल पहले किया था। अभिमान बेड पर से आर्यन की तरफ आते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे पता है कि दिव्या सपनों में भी अब रेहा को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। पर यहाँ कोई तो है जिसने रेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये सुनकर आर्यन की नज़र अचानक से वैभव की तरफ चला गया और आर्यन कुछ नहीं बोला और सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या तुम रेहा का ख्याल रखना। ये बोलकर आर्यन अभिमान के कमरे से निकल गया। आर्यन नीचे हॉल में गया और दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, दिव्या अभिमान तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है जैसा कि तुम सोच रही हो। ये सुनकर आयुष्मान ने कहा, मैं भी इसे कब से यही समझ रहा हूँ कि अभिमान भाई तुम्हें या मुझे गलत नहीं समझेंगे। ये सुनकर दिव्या थोड़ा शांत हो गई। आर्यन ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर आयुष्मान ने दिव्या को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्यन ने वंश और वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, वंशिका और दिव्या दोनों की गोद भराई हो चुकी है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। शिखा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आर्यन, मुझे कुछ दिन इंडिया में और रहना है। क्या मैं इसी घर में रह सकती हूँ? ये सुनकर मिसेज राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर शिखा खुश होते हुए मिसेज राजपूत के गले लगाते हुए बोली, थैंक यू आंटी। आपको पता है आपका घर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बस यहाँ कुछ दिन रहकर वापस हमेशा के लिए लंदन चली जाऊंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। रात का वक्त। रेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। रेहा ने अपने बगल में देखा तो एक तरफ अभिमान ने रेहा के हाथ को पकड़कर बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ से उसके हाथ को सौम्या ने पकड़ रखा था। रेहा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, क्या तुम दोनों भाई बहन को और कोई काम नहीं है? जब देखो तब मेरा हाथ पकड़कर बैठे रहते हो। जैसे ही रेहा की आवाज़ अभिमान और सौम्या के कान में पड़े, दोनों की नज़र रेहा पर गई, जो अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। अभिमान ने रेहा को गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो गई रेहा? ये सुनकर रेहा ने कहा, अभिमान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौम्या ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा तुम्हें उस रूम में किसने बंद किया था? रेहा बेड पर अच्छी तरह से बैठते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे उस रूम में किसने बंद किया था, और जिसने भी किया था उसने मेरा फ़ोन भी ले लिया था। ये सुनकर अभिमान ने रेहा का फ़ोन रेहा की तरफ देते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन हाल में ही था। ये सुनकर रेहा ने गुस्से में कहा, अभिमान ऐसा नहीं है। मैं जब आइसक्रीम लाने के लिए गई थी तब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था। जब मैं आइसक्रीम निकल रही थी तब मैंने अपना फ़ोन टेबल पर रखा था, और जब पीछे पलटी तो दरवाज़ा भी बंद था और मेरा फ़ोन भी नहीं था। किसी ने जानबूझकर मेरे फ़ोन को वहाँ से हटा दिया था, जिससे कि मैं तुम्हें या किसी और को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकूं। रेहा ने उदासी भरी आवाज़ से कहा, मेरी वजह से आज गोद भारी की रस्म खराब हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर सौम्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है।
उन दोनों की रस्म अच्छे से हो गई है और वैसे भी सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। तुम्हें भी और भाई को सो जाना चाहिए। ये बोलते हुए सौम्या रेहा के कमरे से बाहर चली गई। सौम्या नीचे हॉल में गई तो उसने देखा कि वैभव नीचे हॉल में बैठा फोन में कुछ कर रहा था। सौम्या नीचे आते हुए बोली, वैभव एक बात बताना, मुझे तुम जब से आए हो मुझे इतनी बदले बदले क्यों लग रहे हो? ये सुनकर वैभव के चेहरे पर हल्का पसीना आने लगा। वैभव ने अपने पसीने और डर को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो सौम्या? लगता है प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन की ऐसी हालत थी और तुम यहाँ फोन में पता नहीं क्या कर रहे हो। ये सुनकर वैभव ने अपने फोन को अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि अभिमान के होते हुए रेहा को कुछ नहीं हो सकता है। अब चलो हम दोनों घर चलते हैं। ये सुनकर सौम्या को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, पर सौम्या कुछ नहीं बोली और वैभव के साथ खुराना हवेली के लिए निकल गई। सुहाना और आयुष अपने कमरे में बैठे हुए थे। सुहाना ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कौन क्या लगता है, आखिर रेहा को इस तरह कौन परेशान कर सकता है? आयुष ने बिना सुहाना की तरफ देखे हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आखिर यह सब किसने किया है। बस एक बार पता चल जाए उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, और वैसे भी मैं कुछ करूँ या ना करूँ, अभिमान भाई तो उसे जान से ही मार देंगे। ये सुनकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे सही है, आज अभिमान जीजू ने रेहा की जान बचा ली और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर आयुष ने मुस्कुराते हुए सुहाना को गले लगाते हुए कहा, सच में आज तो भाई ने कमाल कर दिया, माँ पर आकर रेहा की जान बचा ली। खुराना हवेली। सौम्या अपने रूम में अपने बेड पर लेटी हुई बस रेहा के बारे में सोच रही थी। वही वैभव ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ मैं सो ही जाती हूँ। ये बोलकर सौम्या दूसरी तरफ पलट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वैभव ने लाइट ऑफ करके फोन में कुछ कर रहा था। ये देखकर सौम्या को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा। सौम्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये पहली बार है कि वैभव लाइट ऑफ करके ही सो रहा है, जबकि उसे पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आखिर वैभव ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।